हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स के यूनिट नंबर 6 के टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं कहती हूँ अपनी नोट्स की बुक, डायरी या पेन जिसमें आप नोट्स बना रहे हो नेट सेट के, आप वो साथ में लेके बैठ जाइए। लिख लीजिए आज कौन सी डेट है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको यूनिट नंबर 6 की बारे मोटिवेशनल थियोरीज को आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मोटिवेशन क्या रहता है? इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो स्टिमुलेट करते हैं लोगों को, स्टिमुलेट पीपल टू टेक एक्शंस दैट लीड टू अचीविंग अ गोल। ठीक है, तो यहाँ तो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं या एक्सटर्नल, या हम इंट्रिंसिकली मोटिवेट होते हैं या एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अगर अब हम खुद को लगता है कि हमें फर्स्ट रैंक लाना है, नेट क्वालिफाई करना है, अच्छा जॉब चाहिए, तो हम मेहनत खुद से करते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, किसी को देख के हमें लग रहा है, या फिर कोई जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसकी वजह से हम चेंज हो रहे हैं, तो ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल दो फोर्सेस रहते हैं। ठीक है, अब ये मोटिवेशन जो रहता है, ये भी चीजें आंसर करता है। व्हाई डू पीपल बिहेव इन सर्टन वेज, व्हाट ड्राइव्स देयर बिहेवियर, एंड हाउ कैन वी एनकरेज बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब जैसे छोटा बच्चा है, उसको किंडर जॉय खानी है, चॉकलेट खाने हैं, वो उसकी मोटिवेशन रहेगी। ओके, तो वो उस उम्र में या तो उस चीज की क्रेज रहती ही रहती है। तो हम ये अगर ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, या में ये टॉपिक हमारा जनरली ओबी में भी रहता है। ठीक है, आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो तो भी आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन पढ़ के हम क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूजीसी नेट में, और ये टॉपिक को हम अपने लाइफ में भी कैसे यूज कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ हमारे कॉमर्स सिलेबस, मैनेजमेंट सिलेबस की बहुत अच्छी एक बात है कि हम उसको एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, अभी मोटिवेशनल थियरीज में यहाँ जो लेके आई हूँ वो यूजीसी नेट कॉमर्स के हिसाब से है, फोकस है। तो अगर आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको मेन उसके कॉन्सेप्ट और आज एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगी। सो मोटिवेशनल थियरीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू आइदर दे आर कंटेंट थियरीज और दे आर प्रोसेस थियरीज। अभी कंटेंट थियरीज कौन सी होती है? फोकस ऑन व्हाट मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स। ठीक है, कौन सी चीजें लोगों को मोटिवेट करती है, तो आप ये याद रख सकते हैं फोकस ऑन। मैंने व्हाट को इटैलिक्स में कर दिया ताकि व्हाट मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स। ठीक है, और प्रोसेस थियरीज में हम होते हैं फोकस ऑन हाउ मोटिवेशन अकर्स। ओके, तो दोनों चीजें याद रखने, कंटेंट में फोकस ऑन व्हाट मोटिवेट इंडिविजुअल्स, और प्रोसेस में फोकस ऑन हाउ। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप उसमें लिख लीजिए कॉमर्स यूनिट नंबर 6 मोटिवेशनल थियरीज, और आपने यहाँ पर लिख लीजिए कंटेंट थियरीज कौन सी होती है जो फोकस करती है कि लोगों को क्या मोटिवेट करता है, और प्रोसेस थियरी फोकस करती है हाउ मोटिवेशन अकर्स, मोटिवेशन कैसे अकर होती है। ठीक है, तो आप ये दोनों को हाईलाइट कर लीजिए। नोट्स को भी अच्छे से बनाना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स थियरी। ठीक है, ये हमने काफी टाइम पढ़ी हुई है, और हमें याद रखना है कि पर्सपेक्टिव फ्रॉम यूजीसी की पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये प्रपोज पे अभी हम सबको याद होना चाहिए कि इस थियोरी को किसने बताया है, तो दूसरे नाम है उसके प्रपाउंडर, प्रपोज्ड, गिवन बाय। ठीक है, एब्राहम मैस्लो। इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि ये जो ह्यूमन नीड्स है उन्होंने हायरार्की में उसको लेवल्स में बताइए। ओके, और पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल बेसिक नीड्स बिफोर मूव। तो इस थियोरी में क्या बताया जाता है, अगर एक हमारा नहीं फुलफिल होती है थियोरी, एक नीड नहीं फुलफिल होती है, तो हम सेकंड लेवल पर नहीं जाते। ठीक है, तो हायरार्की यहाँ पर बॉटम टू टॉप है। तो अगर आप पिरामिड वाले इसका पिक्चर भी देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है फूड, वाटर एंड शेल्टर। आजकल मैं इसमें वाईफाई भी जोड़ देती हूँ। सेफ्टी नीड्स में आपके पास जॉब सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन है। ठीक है, लाइफ सिक्योरिटी। सोशल नीड्स है आपके पास बिलोंगिंगनेस, लव, फ्रेंडशिप। एस्टीम नीड्स है आपके पास रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और अचीवमेंट। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है हाईएस्ट नीड, रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल। अब क्या इसके ऊपर कुछ और ऐड हो गया है, थ्योरी में एक और लेवल जुड़ गया, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो याद करने का तरीका देखिए, इसी पर क्वेश्चंस बनते हैं। पिरामिड है ये। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमारी बेसिक नीड्स है। सेफ्टी नीड्स, या तो लाइफ में हमको सेफ्टी चाहिए या जॉब पर चाहिए। सोशल नीड्स जो हमें एहसास दिलाती है किसी चीज का, तो हम बिलोंगिंगनेस, लव और फ्रेंडशिप। एस्टीम नीड्स हमारी ईगो नीड्स होगी, रिस्पेक्ट,
रिकॉग्निशन, अचीवमेंट और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब हम अपना फुल पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या याद रखना है, ये नीड्स अरेंज हुई है पिरामिड में, हम जाते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल पर। अ लोअर लेवल नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हर बार दूसरी वाली थियोरी से कंपैरिजन किया जाता है, वो कौन सी थियोरी हम पढ़ेंगे। तो लोअर लेवल नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर प्रोग्रेसिंग। आप एक लेवल खत्म करेंगे नीड की, तभी आप दूसरे पर जाएंगे। ठीक है, यूज टू अंडरस्टैंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो पहली थियोरी हो गई हमारी मैस्लो थियोरी। अगर आप इसका पिरामिड या पिक्चर भी देख लेंगे तो आपको तुरंत लर्न हो जाएगा, आपको ये लेवल्स के ना। और अगर आप कॉमर्स के इंटरव्यू में जा रहे हो तो जरूर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड देख लेते हैं हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होइए, ये किसने दी है थियोरी, प्रोपाउंडेड, प्रपोज्ड फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ठीक है, और इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, कि दो तरह के इन्होंने बताए हैं फैक्टर्स। अब पहला फैक्टर है हाइजीन फैक्टर्स और दूसरा है मोटिवेटर्स। अब हाइजीन फैक्टर्स क्या करते हैं, दे प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन बट डू नॉट मोटिवेट। अगर ये फैक्टर्स नहीं होएंगे, ठीक है, तो लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो ये फैक्टर्स प्रिवेंट तो करती है डिससेटिस्फेक्शन, बट ये इंप्लॉयज को मोटिवेट नहीं करती है। मोटिवेटर्स कौन से होते हैं, जो एक्चुअली इंक्रीज करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन। तो याद रखिए दो फैक्टर्स, एक हाइजीन और दूसरा मोटिवेटर्स। हाइजीन डिससेटिस्फेक्शन तो प्रिवेंट कर लेती है बट इंप्लॉयज को मोटिवेट नहीं करती है, मोटिवेटर्स एक्चुअली मोटिवेट करते हैं। अब एग्जांपल देखिए हाइजीन फैक्टर्स, सैलरी, कंपनी पॉलिसी, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशंस। देखिए वर्किंग कंडीशन अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, बेसिक अगर आपको फैसिलिटीज नहीं है, जैसे वॉशरूम या बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, तो वो आपको ऐसे मोटिवेशन तो उससे जुड़ी नहीं है, बट वो डिससेटिस्फेक्शन जरूर प्रिवेंट करेगी कि एटलीस्ट एक बेसिक वॉशरूम है हमारे पास। ठीक है, मोटिवेटर्स है आपके अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ। अब कौन सी चीजें मोटिव जो एक्चुअली हमको आगे बढ़े। तो अभी क्या होता है ना, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स ओवरलैपिंग है, तो आपको ये भी याद रखना है कौन से फैक्टर्स हाइजीन में आते हैं और कौन से फैक्टर्स मोटिवेशन में आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार नेट सेट में पूछे जा चुके हैं। अब हमको यहाँ पर क्या याद रखना है, ये ऑपोजिट्स नहीं है। रिमूविंग डिससेटिस्फेक्शन डज नॉट क्रिएट सेटिस्फेक्शन। हमने वर्ड यूज किया डिससेटिस्फेक्शन, बट अगर आप वो डिससेटिस्फेक्शन हटा दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेटिस्फेक्शन है। तो दे आर नॉट ऑपोजिट्स एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। तो हर्सबर्ग फैक्टर दो है। क्या फैक्टर्स है, हाइजीन, हाइजीन फैक्टर्स क्या करते हैं, डिससेटिस्फेक्शन तो प्रिवेंट करते हैं बट मोटिवेट नहीं करते। और हमें ये भी याद रखना है, दे आर प्रिवेंटिंग डिससेटिस्फेक्शन बट इट इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट डज नॉट मीन that if we remove dissatisfaction, employees will be satisfied. The other factor is motivator, which actually gives you some push. ठीक है, जैसे कुछ अचीवमेंट करना है, रिकॉग्निशन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ। ओके, थर्ड है हमारे पास मैकग्रेगर्स थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई। तो यहाँ पर प्रपोज किसने किया, डगलस मैकग्रेगर। इनकी थियोरी फेमस है मैकग्रेगर के नाम पर। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, जो थियोरी एक्स है वो बोलती है कि पीपल हैव अ टेंडेंसी टू डिसलाइक वर्क एंड दे आर ऑलवेज पुश्ड, मोटिवेटेड, उनको करवाना पड़ता है काम। और थियोरी वाई क्या बोलती है कि लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और वो खुद से जिम्मेदारी निभाते हैं। तो थियोरी एक्स को यहाँ पर डिसलाइक किया गया है, मतलब ऐसे बताया गया है कि वो लोग वहां काम नहीं करना चाहते, और थियोरी वाई में मतलब लोग सेल्फ मोटिवेटेड है। अब हमको क्या याद रखना है, थियोरी वाई अलाइंस विद पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। व्हाट इज पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, कि एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाता है। इट इज यूजफुल इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड लीडरशिप स्टाइल्स। ठीक है, तो थियोरी एक्स को याद रखिए हमेशा नेगेटिव बताया जाता है और थियोरी वाई को कि पॉजिटिव। ठीक है, एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी। अब ये थ्योरी किसके साथ हमको पढ़नी है, मैस्लो थ्योरी के साथ। अगर अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए, या वीडियो को एक बार देख लीजिए फिर नोट्स बनाइए, और हमेशा देखिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अभी हम कौन से मंथ में, सितंबर, कुछ ही दिन बाकी अक्टूबर के लिए। तो अक्टूबर नवंबर प्रोबेबिलिटी है हमारी, पॉसिबिलिटी है कि हम अंदाजा लगा सकते हैं, मैं बोलूँ आप जो भी वर्ड यूज करो, कि हमारे पास 2 मंथ है, दिसंबर में एग्जामिनेशन आ जाएगा। तो अभी हमको पढ़ना है। ठीक है, एल्डरफेस ईआरजी थ्योरी क्या बताती है, ये किसने प्रपोज की है, एल्डरफर। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये मॉडिफिकेशन हुई है किस थ्योरी की, मैस्लो की। और वहां पर जो 5 थी, ठीक है, जो नीड्स थे, तो यहाँ पर उसको 3 में डिवाइड कर दिया, ई आर जी। ई का फुल फॉर्म, आर का, जी का क्या है, ई इज एग्जिस्टेंस, आर इज रिलेटेडनेस और जी है ग्रोथ। तो जो फर्स्ट पिरामिड था उनका फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी को कंबाइन कर दिया है,
तो मैस्लो के जो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स है वो यहाँ पर एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। जो मैस्लो में सोशल एंड एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स थी वो यहाँ पर रिलेटेडनेस के लिए जरूरी है। और जो मैस्लो थ्योरी में इंटरनल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी वो यहाँ पर ग्रोथ में। तो आपको याद रखना है कि एग्जिस्टेंस में फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी है, रिलेटेडनेस में सोशल एंड एक्सटर्नल है, ग्रोथ में इंटरनल एस्टीम। दोनों में क्या फर्क है अभी वो देख लेते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फीचर है अलाउस फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन, जिसका मतलब अगर हमारी हायर नीड मीट नहीं होती है हम वापस अपने लोअर नीड पर आ जाते हैं। उसमें ऐसा नहीं, तो उसमें आप एक लेवल फुल कर फिल एक लेवल होता है आपका अचीव, आपकी नीड फुलफिल होती है तो ही आप ऊपर जा सकते हो। बट यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं बोला गया है। तो अनलाइक मैस्लो नीड्स कैन बी परस्यूड साइमल्टेनियसली, आप ये वाली नीड भी फुलफिल कर सकते हो और साथ में दूसरी भी आप कर सकते हो। ओके, तो ईआरजी इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच थ्योरी? मैस्लो थ्योरी। ईआरजी का फुल फॉर्म एक्सिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। चलते हैं नेक्स्ट, मैक्लेनेल्स थ्योरी ऑफ नीड्स। अब ये किसने दी है? डेविड मैक्लेनेल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें ना 3 मोटिवेटर्स है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर बनते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक होती है एम्प्लॉय की नीड फॉर अचीवमेंट, फिर होता है नीड फॉर पावर, और एक होता है नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है, नीड फॉर अचीवमेंट क्या करती है? हमें हमें कंपेल करती है, मोटिवेट करती है कि हम कुछ अचीव करें, तो इट इज ड्राइव टू एक्सेल। नीड फॉर पावर, डिजायर टू इन्फ्लुएंस कंट्रोल, एक बार आप एक पोजीशन पर आ जाते हो तो आपको लगता है आपको दूसरों को कंट्रोल करना है, आपके पास पावर की नीड फील होती है। नीड फॉर एफिलिएशन, व्हाट इज एफिलिएशन? जैसे हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को एफिलेटेड है तो हम किसी से जुड़ना चाहते हैं। अगर हम पॉपुलर लोग से बात करें तो डिजायर फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, तो मैक्लेनेल्स की थ्योरी ऑफ नीड्स है जिसको 3 में डिवाइड किया है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। अब आप कैसे याद रखेंगे? 2 ए है, अचीवमेंट और एफिलिएशन, और एक पावर है। ठीक है, आप इसको निमोनिक्स कर सकते हैं, जैसे निमोनिक्स मतलब कोडिंग होती है, जैसे ए पी ए। अब यहाँ पर याद रखिए अचीवमेंट, याद रखिए अगर ऐसे लर्न करे कोडिंग करके तो आप वहां जाके भूल नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो अब आती है प्रोसेस थ्योरी में। अब तक मैंने आपके साथ जो शेयर की वो कंटेंट थ्योरी थी। ठीक है, अब ये रूम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो प्रोसेस पर फोकस करती है तो इसका नाम है प्रोसेस थ्योरी। इट इज प्रपोज बाय विक्टर ब्रूम। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इन्होंने फॉर्मूला दिया है कि मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू बैलेंस। तो EIV, रिपीट, एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी और वैलेंस। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला दिया, ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब मोटिवेशन किस पर डिपेंड होती है? कह रहे हैं एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी? बिलीफ, हमारी विश्वास की अगर हम मेहनत करेंगे तो वो परफॉर्मेंस पर जाएगी। ठीक है, तो इट इज बिलीव दैट एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस। आप मेहनत करते जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी तो दिखती है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब है बिलीव दैट परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवॉर्ड। अब ये उसकी कंटिन्यूटी में साइकिल है कि अगर हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बिलीफ है हमारी कि परफॉर्मेंस करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी। बैलेंस क्या होता है? वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड टू द इंडिविजुअल। अगर अब आपको प्रमोशन की कोई वैल्यू ही नहीं है और आपको कोई प्रमोशन दे रहा है तो आप उसको वैल्यू ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको फॉरेन जाके पढ़ाई करनी ही नहीं है, कोई आपको फ्री में भी टिकट देगा तो आपको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो वैलेंस है वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड टू द इंडिविजुअल। तो रिपीट, मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू instrumentality into balance. What is expectancy? It is a belief that efforts lead to performance. What is instrumentality? It is a belief that my performance will lead to reward. And what is valence? Value of the reward to the individual. कौन सी theory है? विक्टर ब्रूम। किसने प्रपोज की? विक्टर ब्रूम। ठीक है, प्रोसेस थियरी। बार बार चीजें रिपीट करने से लर्निंग हो जाती है। जब हम पढ़ रहे होते तो बहुत इजी लगता है, बट जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो समझ नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। इक्विटी थ्योरी, ये भी प्रोसेस थियरी है। अब ये किसने प्रपोज की है? स्टेसी एडम्स। तो ये फेमस है एडम्स इक्विटी थ्योरी। बार बार रिपीट कीजिए, एडम्स इक्विटी थ्योरी। कॉन्सेप्ट, पीपल कंपेयर द इनपुट आउटपुट रेशियो विथ अदर्स। ठीक है, हम कितना इनपुट, हम कितना टाइम दे रहे हैं और हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है,
If they feel it's unfair, they experience inequity and try to restore the balance. ठीक है, तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट रेशियो को मेजर करते हैं. जैसे अगर हम 7 घंटे एक काम पर दे रहे हैं और हमको रिटर्न में क्या मिल रहा है, और हम कंपेयर करें कि अगर 7 घंटे में मैं बिजनेस करता हूँ तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है. ठीक है, तो ये उसके ऊपर है. सो पीपल हियर एम्प्लॉयज कंपेयर द इनपुट आउटपुट रेशियो, एंड इफ दे फील इट्स अनफेयर दे एक्सपीरियंस इनइक्विटी एंड ट्राई टू रिस्टोर द बैलेंस. अब यहाँ पर पॉसिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, चेंज कर लेते लोग इनपुट या आउटपुट, यू चेंज द कंपैरिजन पर्सन, अदरवाइज यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, अगर आपको किसी से, आप दो एम्प्लॉयज आप कंपेयर करते हो, ठीक है, आपको लगता है आप ज्यादा इनपुट दे रहे हो और आउटपुट कम है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, आप देखते हो दूसरा वाले का इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है. ठीक है, तो आप कंपैरिजन करते हो. या फिर हम क्या करते हैं कभी कभी इसमें, हम अपना जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसी को चेंज कर लेते हैं क्योंकि उनका बेटर है. ठीक है, या तो हम कभी कभी, हमको ये भी लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस उनको ज्यादा डिजर्विंग है, तो भी हमको प्रॉब्लम होती है. ओके, हम ये कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़े डिटेल में, मास्टर्स पर. तो अगर आपने यूजी में कभी नहीं पढ़ रहा है तो आपको पता होना चाहिए, मास्टर्स की बुक में आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स में स्टडी किया होगा. ठीक है, और कुछ लोग जॉब को लीव कर देते, इक्विटी देखते हो. तो यहाँ पर हमको क्या याद रखना है, इट इज फोकस ऑन फेयरनेस एंड जस्टिस, एंड इट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड एचआर. ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरी थी, एडम्स इक्विटी थ्योरी. ये क्या बात करती है कि लोग कंपेयर करते हैं इनपुट और आउटपुट, और वो कोशिश करते हैं कि बैलेंस मेंटेन रहे. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरी गोल सेटिंग थ्योरी, एडविन लॉके. ठीक है, अब ये थ्योरी क्या बता रही है, ये थ्योरी बोलती है की कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स विद अप्रोप्रिएट फीडबैक टू हायर. तो आपको याद याद रखना है, अगर हम स्पेसिफिक गोल्स बनाते हैं तो हमारी अचीवमेंट बहुत आगे बढ़ती है. ठीक है, गोल्स शुड बी स्मार्ट, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड. और यहाँ पर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्टिसिपेशन इंप्रूव करती है कमिटमेंट. रिमेंबर बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मैन, तो ये बेस होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए. ठीक है, तो ये क्या फोकस करती है, स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स अचीव करने हैं. तो ये इसका नाम ही क्या है, गोल सेटिंग थ्योरी बाय एडविन लॉक. नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट थ्योरी. अगर अब आपने ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं पढ़ा है, टीवाई में एक सब्जेक्ट होता है ह्यूमन साइकोलॉजी एट वर्क, उसमें पढ़ाया जाता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में. तो रीइंफोर्स करना मतलब किसी चीज को बार बार करना. ये किसने कॉन्सेप्ट दिया, स्किनर. रिपीट कीजिए, रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज गिवन बाय स्किनर. इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि बिहेवियर एक फंक्शन होता है कॉन्सिक्वेंसेस का, मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट. तो यहाँ पर है ना, दो चीजों से मोटिवेट होते हैं. अब देखिए, अगर आप छोटा बच्चा, उसको मम्मी ने कमरा साफ करने के लिए बोला, ठीक है, और मम्मी ने उसको फिर उसके लिए पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया, तो वो बार बार वो चीज करेगा ताकि उसको पॉजिटिविटी मिले. और अगर उसको नेगेटिव हुआ तो उसको डांट पड़ेगी, तो उसको पता है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है. तो यहाँ पर मोटिवेशन किससे, या तो रिवॉर्ड या तो पनिशमेंट. So types of reinforcement: positive, you reward the good behavior, so person keep on continuing that behavior. What is negative reinforcement? You are removing the negative consequence. remove कर रहे हैं, देखिए. punishment, applying negative consequence, and extinction होता है, you are ignoring the undesirable behavior. ठीक है, तो reinforcement थ्योरी क्या बता रही है कि बिहेवियर एक फंक्शन होता है कॉन्सिक्वेंस का, और मोटिवेशन या तो रिवॉर्ड होते हैं पनिशमेंट. पॉजिटिव reinforcement मतलब यू रिवॉर्ड द गुड बिहेवियर, नेगेटिव reinforcement मतलब you remove the negative consequences, punishment is applying negative consequence, and extinction is ignoring undesirable behavior. ठीक है, अब चलते आगे. इसमें क्या बताना है आपको, याद रखना है, इट इज ऑफन पेड विद ऑपरेंट कंडीशनिंग. अब ऑपरेंट कंडीशनिंग मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताई थी. आप मेरे चैनल पर अगर जुड़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 की प्लेलिस्ट है और पेपर 2 की भी प्लेलिस्ट है. आप चेक कीजिए कि मैं हमेशा एमसीक्यू सॉल्व कराती हूँ, क्योंकि पढ़ाई तो हम कर लेते हैं बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते. मैं हमेशा कहती हूँ एक ही क्वेश्चन में आपके पास 4 कॉन्सेप्ट होते. ओके, तो अभी देखिए, मैस्लो थ्योरी कंटेंट थ्योरी है, रिवाइज कर लेते क्विकली. हायरार्की ऑफ नीड्स पर फोकस करते हैं, और इसमें 5 लेवल, आपको पांचों लेवल के नाम किसने थ्योरी प्रपोज की और उसका मेन एसेंस पता होना चाहिए. नेक्स्ट है हर्ट्जबर्ग. ये भी कंटेंट थ्योरी है. ये सेटिस्फेक्शन वर्सेस डिससेटिस्फेक्शन, हाइजीन एंड मोटिवेटर्स के ऊपर बात करती है. ठीक है, आप नोट साथ में बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या वापस वीडियो को देख सकते हैं. मैकग्रेगर की थ्योरी, एजम्पशंस अबाउट एम्प्लॉइज. थ्योरी एक्स को हमेशा डिसलाइक किया गया है कि वो लेजी होते, और थ्योरी वाई को ऐसे बताया गया है कि वो ज्यादा हार्डवर्किंग होते. एल्डरसर की थ्योरी है ईआरजी, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ. इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ मैस्लो थ्योरी.
मैक्लेनेल की थियरी है जिसमें हमने देखा नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर है। रूम एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी मल्टीप्लाई बाय इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू वैलेंस, तीनों का मतलब याद होना चाहिए। इक्विटी में हमने देखा फेयरनेस के बारे में बात होती है, इनपुट आउटपुट रेशियो, हम कितना इनपुट दे पा रहे टाइम और हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, रिवॉर्ड्स। गोल सेटिंग है, यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ गोल्स के ऊपर बात की है, स्मार्ट गोल सेट करने हैं। और रीइंफोर्समेंट बिहेवियरल थ्योरी है जो कॉन्सिक्वेंसेस पर फोकस करती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और पनिशमेंट। ठीक है, तो देखिए ये क्विक रिवीजन था। अगर आप थोड़े मार्क्स से हमेशा नेट नहीं क्वालिफाई हो पा रहे हो या आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप नहीं हो रहा है, तो एनालाइज कीजिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हर बार मैं बोलती हूँ कि आप सिलेबस होता है राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड टू एमकॉम पार्ट 2, तो आपको पता होना चाहिए कितना इन डेप्थ पढ़ना है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ओसी एसपी जो हमने 11 12 में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स या फिर सेक्रेटरी प्रैक्टिस, वो सब बैठ के लेके पढ़ जाए। कितना सिलेबस में है नेट सेट के सिलेबस में, उतना ही हमको पढ़ना है बुक से। ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ते जाएंगे तो सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा। और मैं हमेशा कहती हूँ हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो बेसिक है, ये से स्टार्ट कीजिए हमेशा इजी क्वेश्चंस। इसको तो आप मैच द कॉलम खुद कर सकते हैं। मैस्लो की थ्योरी हमारे पास हायरार्की, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी, ब्रूम की एक्सपेक्टेंसी और मैक्लेनेल की है अचीवमेंट मोटिवेशन। याद रखिए ये तब इजी लगेगा जब हमको अब तक चीजें याद हो ही है। सेकेंड है एग्जिस्टेंस थियरी, हमारी एल्डरफर की है जो मॉडिफिकेशन ऑफ एब्राहम मैस्लो थ्योरी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसकी है, एब्राहम मैस्लो का हाईएस्ट लेवल है। नीड फॉर पावर में डेविड मैक्लेनेट की 3 नीड्स है और मोटिवेटर्स है फ्रेडरिक और हर्जबर्ग पर। तो ऐसे बेसिक जाइए, ऐसे आंसर्स लिखते हो तो बेसिक पहले स्टार्ट कीजिए फिर डिफिकल्ट पर जाइए। अब असर्शन रीजनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो असर्शन दिया। अब असर्शन और रीजनिंग क्या क्वेश्चंस रहते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये दो स्टेटमेंट्स रहती है, जरूरी नहीं ये दोनों ट्रू रहेगी या दोनों फॉल्स रहेगी, दोनों इनकरेक्ट या दोनों करेक्ट। हमको डिसाइड करना है कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमको कितनी क्लैरिटी है। एमसीक्यूज तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग सैलरी इज अ मोटिवेटर दैट लीड्स टू हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। तो हर्सबर्ग की तुरंत याद आनी चाहिए, आपके पास दो फैक्टर्स है, एक जो प्रिवेंट करता है डिससेटिस्फेक्शन और एक मोटिवेशन। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग सैलरी एक मोटिवेटर है और जिससे हायर जॉब सेटिस्फेक्शन होती है। रीजन दिया, हर्सबर्ग क्लासिफाइड सैलरी एज अ हाइजीन फैक्टर दैट प्रिवेंट्स डिससेटिस्फेक्शन। अभी ऑप्शंस क्या दिए, बोथ ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अगर इसमें हमको कॉन्सेप्ट नहीं समझ होगा तो हम आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, अब हर्सबर्ग कंसिडर्ड सैलरी एज अ हाइजीन फैक्टर नॉट अ मोटिवेटर। तो जब मैंने ऊपर एग्जांपल दिए थे उसमें मैंने बताया था दोनों ओवरलैपिंग होते हैं। तो हर्सबर्ग ने क्या किया है, सैलरी को कंसिडर किया हाइजीन और वो मोटिवेटर नहीं है। इट कैन प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन बट इट कैन नॉट मोटिवेट पीपल। हाइजीन फैक्टर्स प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन बट डू नॉट लीड टू सेटिस्फेक्शन, दोनों ऑपोजिट नहीं है। सो assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, सी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू बिकॉज हर्सबर्ग कंसिडर्ड सैलरी एज अ हाइजीन फैक्टर नॉट अ मोटिवेटर। आपको चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं असर्शन रीजनिंग पर। मैस्लो थ्योरी सजेस्ट दैट ऑल नीड्स मोटिवेट बिहेवियर साइमल्टेनियसली। ठीक है, नहीं है ऐसा बिल्कुल भी। मैस्लो की थ्योरी में कैसा था, आप एक नीड एक लेवल सेटिस्फाई करते हो तो ही दूसरे पर जाते हो। रीजन, मैस्लो स्टेटेड दैट पीपल मूव टू हायर लेवल ऑफ नीड ओनली आफ्टर लोअर लेवल नीड्स आर सेटिस्फाइड। यस ये करेक्ट है, पहले आप लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई करोगे फिर आप हायर पर जाओगे। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। मैस्लो थियरी इज हायरार्किकल, लोअर नीड्स पहले सेटिस्फाई होनी चाहिए, हायरार्की फॉलो होनी चाहिए, फिर आगे जाते हैं हम। नीड्स आर नॉट परस्यूड ऑल एट वंस, साइमल्टेनियसली नहीं होता है, वो ईआरजी में होता है जिसमें मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर आप एक सेटिस्फाई करोगे तो ही दूसरे पर जाओगे। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। असर्शन रीजनिंग आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। इसलिए मैंने आज आपको एमसीक्यूज के पहले थ्योरी को समझाया है। ठीक है, मैं जो मुझे हमेशा पूछते हैं मैम पिछले साल के पेपर्स पढ़ के जाएंगे क्वालिफाई होगे, तो ये मैं उनके लिए बोलूंगी यस, जिन्होंने 90% सिलेबस पढ़ लिया, 80% पढ़ लिया और उनके कुछ ही मार्क्स से क्वालिफाई नहीं हो रहा है। बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको एमसीक्यूज के पहले कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आप बहुत गैप के बाद पीजी के बाद नेट सेट क्वालिफाई करो तो मेहनत ज्यादा हो जाती है। अगर आप तुरंत क्वालिफाई करने वाले हो
तुरंत आपने एम कॉम मास्टर्स के बाद आपने अप्लाई किया है नेट सेट के लिए, तो आपकी मेमोरी में वो फ्रेश रहता है, इससे इजी हो जाता है क्वालिफाई करना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। व्रूम्स थियरी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ परसीव्ड रिवॉर्ड्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। सबसे पहले तो व्रूम की थियरी, अभी 10 थियरी पढ़ ली तो याद ही नहीं आएगा। तो एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी इनटू वैलेंस वाली था जहां पर फॉर्मूला है। तो व्रूम की थियरी यहाँ पर लिखा है, एम्फसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ परसीव्ड रिवॉर्ड्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। और रीजन द थियरी इंक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड वैलेंस। तो उस थियरी में ये आर तो अभी मैंने आपको बता दिया है ही, तीनों चीजें उसमें है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनता है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि व्रूम का मॉडल ही बेस्ड है एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस ऑफ वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड्स पर। और फॉर्मूला जो एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंटल इंटू वैलेंस है, वो हाईलाइट करता है परसीव्ड रिवॉर्ड्स एंड द वैल्यू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। ये कब हमें समझ आता है? जब दोनों में रिलेशन होती है। तो आपको जब रिलेशनशिप ढूंढनी है तो व्रूम्स थियरी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ परसीव्ड रिवॉर्ड्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, बिकॉज एज उनको लिंक करके देखिए तो आपको लगेगा कि उसकी एक्सप्लेनेशन जुड़ रही है या नहीं। मैंने अपनी काफी वीडियोस में एसर्शन और रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। इक्विटी थियरी सजेस्ट दैट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड ओनली बाय मॉनिटरी रिवॉर्ड्स। इक्विटी थियरी कहती है एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होते हैं सिर्फ मॉनिटरी रिवॉर्ड से। और रीजन है द थियरी इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ इनपुट और आउटपुट रेशियोज। ठीक है, तुरंत हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो समझिए। इक्विटी थियरी इंक्लूड करती है मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी आउटकम्स। इट्स अबाउट फेयरनेस इन परसीव्ड रिवॉर्ड्स एंड नॉट जस्ट मनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर बनना चाहिए? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, क्योंकि वो दोनों मॉनिटरी है नॉन मॉनिटरी है और ये फेयरनेस के ऊपर बात करती है। तो अगर हम ये क्वेश्चन को देख लेते एक बार फिर से तो हमें समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, क्योंकि सिर्फ वो मॉनिटरी अवार्ड से नहीं है। अगर आप ये दिन डेप्थ में पढ़ेगा तो आपको समझ आ जाएगा। बट थियरी इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ इनपुट, हम देखते हैं किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया और किसको मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट है गोल सेटिंग थियरी स्टेट्स दैट वेग गोल्स लीड टू हाई परफॉर्मेंस। अब हमने पढ़ा था ये एडविन लॉकी की थ्योरी है, वहां पर बोला गया था स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए। तो गोल सेटिंग थ्योरी क्या बता रही है? दैट वेग गोल्स लीड्स टू, बिल्कुल भी नहीं, स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए। रीजन स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स इंप्रूव एम्प्लॉय आउटपुट। स्पेसिफिक और चैलेंज, अगर स्पेसिफिक और चैलेंजिंग गोल्स होगा तो एम्प्लॉय की आउटपुट जरूर बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? आपको समझ आ गया होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। वेग गोल्स रिड्यूस मोटिवेशन, इनफैक्ट बढ़ाते नहीं है। इससे स्पेसिफिक होना जरूरी है। स्पेसिफिक क्लियर एंड चैलेंजिंग गोल्स आर मोर इफेक्टिव एज पर लॉकेज थ्योरी। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि मैं क्वेश्चंस के आंसर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने आपके लिए मार्क कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने डायरी में आंसर क्वेश्चन साथ में लिख लीजिए। आप देख सकते हैं अभी।
ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। तो आज हमने कितनी थियोरीज पढ़ी ये मैंने आपको समरी में भी बताया है। बार बार रिवाइज करने से लर्न हो जाता है, और जैसे आपने 1-2 महीने कुछ और पढ़ा, अभी कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ रहे, तो पुराने को साथ में रिवाइज करते रहिए, नहीं तो ह्यूमन टेंडेंसी है भूल जाने की। मुझे भी रिवाइज करना पड़ता है तो ही मुझे याद आता है। ठीक है। और हम सबकी मेमोरी अभी रील्स की तरह हो गई है, शॉर्ट मेमोरी। मैस्लो थ्योरी, हर्सबर्ग, मैकग्रेगर, एल्डरफर, मैक्लेनेल्ट, व्रूम व्रूम इक्विटी, गोल सेटिंग एंड रीइंफोर्समेंट। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए। मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मे यू ऑल क्वालिफाई।